प्रदेश का चुनाव बहुत अब घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्दी हम सब लोग अपने अपने वर्चुअल कैंपेन के साथ जनता से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल। और मुझे ऐसा ही नजर आता है कि 2017 में जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा हासिल किया था, 2022 के चुनाव में भी जब बटन दबेगी ईवीएम मशीन की, तो एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का वो भरोसा कायम होगा और हम एक बार फिर एक मजबूत सरकार लेकर आएंगे और एक और नया दौर मिलेगा हमें 5 साल का, जिसमें हम जो विकास के कार्य हमने शुरुआत की है जिसकी, उसको हम और आगे लेकर जाएंगे। अनुप्रिया जी, चूंकि आपके बारे में मैं सालों से जानता हूं, चूंकि खुद भी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, पूर्वांचल से आता हूं, जौनपुर से आता हूं, और आपके पिताजी ने जो एक सियासी विरासत संभाली है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम। लेकिन क्या है ना, आपकी ज़बान पर एनडीए है, आपकी ज़बान पर वाकई में आप चूंकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन ओपी राजभर जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता कुछ ऐसा संकेत दे जाते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है। बीच बीच में ये जो तुर्रा छोड़ देते हैं ना कि अनुप्रिया पटेल तो किसी और के साथ में जाएंगी राजनीतिक तौर पर, अनुप्रिया पटेल तो हो सकता है ऐन मौके पर कुछ और रास्ता भी अख्तियार कर लें, जैसे ओपी राजभर ने अभी 3-4 दिन पहले जो बात बोली है। इन सब चीज़ों के पीछे की क्या सच्चाई होती है? ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग करने का एक तरीका है या इसके पीछे की कोई कहानी भी है? देखिए, जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी का विषय है, मैं इतना ही कहूंगी कि पहले तो मेरा सवाल उनसे है कि वो आखिर है कहाँ, क्योंकि वो इतनी चाय पर चर्चा करते हैं अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ, कि मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश का मतदाता ही भ्रम में है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं कहाँ है। तो पहले वो स्वयं तय कर ले और उसके बाद मुझे लगता है कि उन्हें हमारी पार्टी की दिशा पर टिप्पणी करनी चाहिए। ओपी राजभर कहते हैं कि बहुत जल्दी ही मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनमें भगदड़ मचने वाली है। क्या इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है? देखिए, ऐसा है, चुनाव का वक्त है, सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं, सबको मतदाता को अपने पक्ष में करना है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और एक भ्रम का सिलसिला तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है कि कई बार इन सब प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, ये भी एक तंत्र होता है, तो इसका उपयोग करना बड़ी स्वाभाविक बात है। वैसा ही कुछ किया जा रहा है। आप उस मिर्ज़ापुर से आती हैं जिसके पास में चंदौली है, आप उस मिर्ज़ापुर से आती हैं जिसके बारे में ये कहते हैं कि माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद इसी मिर्ज़ापुर पर है, आप उस मिर्ज़ापुर से आती हैं जिसके पास में सोनभद्र है, जिसके पास में अनपरा है। लेकिन आपकी राजनीति का जो प्रमुख केंद्र है ना, यह है पटेल वोट बैंक, यानी कुर्मी वोट बैंक। लगभग 10 से 12% के आसपास कहते हैं कि ये जिसके साथ भी चले जाएं ये गेम चेंजर बनते हैं। पिछली बार आपको 2017 में इन्हीं कुर्मियों की वजह से 9 सीटें हासिल हुई थी और आपने 312 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 9 आपने जीती थी और प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए ने सरकार बनाई थी। इस बार कुर्मी किसके साथ में है? क्योंकि अखिलेश ये कहते हैं ओबीसी हमारे साथ में है, प्रियंका गांधी कहती हैं कि ओबीसी हमारे साथ में है, मायावती कभी कहती हैं एससी के साथ में थोड़े से ओबीसी हमारे साथ में है। किसके साथ में है? ये ओबीसी राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास को यदि आप समझें तो आप देखेंगे कि पिछड़ों की 50% के लगभग आबादी, और ये एक सत्य है, अनडिस्प्यूटेड है कि जिस तरफ पिछड़ा वर्ग ने वोट किया है, सत्ता उसी राजनीतिक दल के हाथों में लगी है। और इसलिए जब चुनाव आता है तो हर दल इस प्रकार के विषय उठाता है कि पिछड़ा मेरे साथ है। जहां तक अपना दल की बात है, आप हमारी पार्टी के इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो हमने हमेशा ही दबे कुचले पिछड़े दलित वर्ग के लिए संघर्ष किया है। तो मेरी पार्टी को एक जाति के दायरे तक समेटना नहीं लगता उचित होगा। मेरी पार्टी हमेशा से दबे कुचले समाज की और पूरे पिछड़ा दलित आदिवासी समाज के हितों से जुड़े हुए विषयों पर संघर्ष करती रही है। इसका एक लंबा इतिहास है। और हमारे आप राज्य की विधानसभा जी 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 अनुप्रिया जी, शायद कुछ जुड़ा हुआ अपनी बात आगे बढ़ाएं, उससे अपनी हमने बात करें। है बहुत सारे विषय, इसलिए पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, दलित वर्ग ये हमारे साथ है, क्योंकि और मतदाता को भी ये फर्क करना आता है कि कौन सिर्फ लिप सर्विस पे कर रहा है, कौन वास्तव में संघर्ष कर रहा है। अनुप्रिया जी,
आपकी बात मैं समझ गया। आपका ये कहना है कि दलित आपके साथ में है, आपका ये कहना है कि पिछड़े आपके साथ में हैं, आपका ये कहना है कि ओबीसी आपके साथ में है। लेकिन एक सवाल है, क्यों आखिरकार मोदी सरकार को, या क्यों आखिरकार एनडीए में, या क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अनुप्रिया पटेल की याद ठीक चुनाव के 6 महीने पहले, 8 महीने पहले याद आती है? और खबर तो यह भी थी कि अनुप्रिया पटेल कुछ नाराज भी थी जब तक वापस से मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, ऐसा है, अनुप्रिया पटेल के भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का जो गठबंधन है वो पिछले 3 चुनाव से है, और इतना लंबा जो हमारा 7 वर्षों का सफर रहा, उसमें आप अगर नजर डालेंगे तो आप यही देखेंगे कि हमारी नाराजगी साथ तो समाज के हितों से जुड़े हुए विषयों पर ही हमेशा बात की है, और अगर कभी कोई नाराजगी रही है तो उसी विषय पर रही है, और मसलों के समाधान भी निकाले। इसका उदाहरण है, हमने नीट के परीक्षा में एक अपना जो विषय था कि पिछड़ों का आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में नहीं लागू हो रहा था, उस विषय को हमने रखा। या 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जो आरक्षण संबंधी विसंगतियां हुई थी, उस विषय को हमने रखा। तो ये आप तमाम तरीके के विपक्षी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपना दल ने केवल मुद्दा आधारित राजनीति हमेशा से की है, और गठबंधन में रहकर भी सरकार के साथ अगर अपना दल मुद्दा आधारित राजनीति करती है अनुप्रिया पटेल जी, तो अब एक सवाल का और जवाब चाहूंगा मैं आपके लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा क्या है? बिजली, सड़क, पानी है, रोटी, कपड़ा, मकान है, या राम है, श्री कृष्ण है, परशुराम है, अयोध्या है, मथुरा है और काशी है? असली मुद्दा क्या है? चूंकि मिर्जापुर से काशी बहुत दूर नहीं है, मिर्जापुर से अयोध्या बहुत दूर नहीं है, और मैंने कहा ना, आप तो माँ विंध्यवासिनी के आंचल में आपने अपनी सियासत को और ज़्यादा गहरा किया है, और ज़्यादा अच्छा किया है, और ज़्यादा फ्लरिश किया है। इसीलिए पूछना चाहूँगा, असल में राम, परशुराम, श्री कृष्ण की राजनीति में अनुप्रिया पटेल अपने आप को कहाँ पाती हैं? देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि धर्म एक आस्था का विषय है, और इसे हम राजनीति का आधार नहीं बना सकते। मेरी पार्टी हमेशा से समाज के दबे कुचले वर्ग के हितों के लिए संघर्ष करती आई है, और हमारे लिए राजनीति का विषय ही वही है जी। जब भी हमारे प्रदेश के अंदर कहीं पिछड़ों के साथ, कमजोरों के साथ, दलित आदिवासियों के साथ अन्याय होगा, अपना दल उसके हक के लिए खड़ा हुआ नजर आएगा, और साथ ही उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए भी अपना दल सदैव, हम इसके पक्षधर भी हैं, और हम इस बात को मजबूती से कहते भी हैं कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी से विकास यात्रा आगे बढ़ी है। चाहे आप देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ में, या हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, स्वास्थ्य सुविधा में विकास हो रहा है। अनुप्रिया जी, चूंकि आप बहुत ही धारा प्रवाह बोलती हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत कुशल वक्ता हैं, और एक सीजन पॉलिटिशियन तो हो गई हैं, लेकिन क्या है ना, मैं आपकी बातों में मैंने एससी भी पाया, आपकी बातों में पिछड़े भी मैंने पाए, आपकी बातों में विकास भी पाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कह भी रही हैं, लेकिन आपकी जबान पर या आपकी बातों में प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम क्यों नहीं है? अनुप्रिया जी, आप सुन पा रही मुझे? अनुप्रिया पटेल जी, शायद किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से, आप नेटवर्क फेल्योर की वजह से शायद अनुप्रिया पटेल जी से अभी हमारी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन जितना भी अनुप्रिया पटेल ने कहा है अपना दल की राजनीति को लेकर, जितना भी अनुप्रिया पटेल ने बताया है ओबीसी पॉलिटिक्स और कुर्मी पॉलिटिक्स को लेकर, इस पर बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। अनुप्रिया जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि श्री राम, श्री कृष्ण और परशुराम जैसे शब्द पर आप डक क्यों कर गई? आपकी जबान पर ये 3 नाम क्यों नहीं आए? बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमारी पार्टी के लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है, और हम कभी भी राजनीति में धर्म को ना हमने घसीटा है ना हम घसीटेंगे। हमारी राजनीति का जो केंद्र है, जो धुरी है, वो सामाजिक न्याय है, वो प्रदेश का विकास है, और इन्हीं विषयों को लेकर अपना दल ने हमेशा राजनीति की है, हम आगे भी इसी पर डटे रहेंगे। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम यूपी में उन्हीं को लाएंगे, आप इस स्लोगन के साथ में नहीं हैं, आप ये कहना चाहती हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दे पर जुड़े थे,
उसी विषय पर जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है अपने तरीके से अपनी विचारधारा, अपनी बात को जनता के बीच में लेकर जाने का। अपना दल की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है। जिन मुद्दों पर हम जुड़े हैं वो सामाजिक न्याय और पिछड़ा दलित कमजोरों की भलाई और हित का विषय है। हम उस पर उनके साथ हैं, विकास पर उनके साथ हैं। अब क्या हो रहा है ना, चूंकि आपने ये कहा ना कि सामाजिक न्याय, जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो यूपी में क्षत्रिय हैं 7%, ब्राह्मण है 10%, यादव है 9%, कुर्मी है 12%, दलित है 22%, मुस्लिम है 19%, जाट है 6%। लगभग ये यूपी का जातीय समीकरण है। अखिलेश यादव, चूंकि आपने सामाजिक न्याय की बात की है, अखिलेश यादव आजकल कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों की यानी राजपूतों की पार्टी बनकर के रह गई है। इसका क्या जवाब देंगे आप? यहाँ सामाजिक न्याय कहाँ चला जाता है? अखिलेश का ये कहना है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैंने तो आपको उदाहरण दिए, मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। सैनिक स्कूल या सेंट्रल स्कूल, इसमें पहले पिछड़ों का जो 27% आरक्षण है एडमिशन में, वो लागू नहीं था। हमारे भारत की सरकार ने उसको लागू करके दिया। मैंने आपको नीट की परीक्षा का उदाहरण दिया, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं था, उसको लागू किया गया। मैंने आपको 69,000 भर्ती का उदाहरण दिया, जिसमें हमारे आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी। योगी सरकार ने उसका समाधान किया। तो ये सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषय हैं जो शायद अखिलेश जी को नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते हैं। रही बात योगी सरकार पे जो आरोप लगा, मेरे ख्याल से अखिलेश जी को अपना पिछला कार्यकाल भूल है, उन पर किस प्रकार के आरोप लगते थे। जहां तक सामाजिक न्याय का विषय है, मुझे लगता है कि अखिलेश जी को कभी उन्होंने शायद, जब उनकी सरकार भारत की सरकार को सपोर्ट करती थी, ये उस वक्त का विषय है नीट का, लेकिन कभी भी उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया कि पिछड़ों का आरक्षण नीट के एग्जामिनेशन में लागू। हालांकि अखिलेश यादव, ये अनुप्रिया पटेल जी, अखिलेश यादव ये तो कहते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्शन किया जाता है ना, एक यादव नेता के तौर पर किया जाता है, और ये कहने में और इस बात को स्वीकारने में किसी भी तरीके का मुझे कोई अफसोस नहीं है। चूंकि अखिलेश की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। यूपी में अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस, NDA और भारतीय जनता पार्टी, मुकाबला है किससे? अखिलेश से, मायावती से, प्रियंका गांधी से? किससे मुकाबला है आपका? देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो ये सत्य किसी से नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन खो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी के संगठन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लेकिन प्रियंका कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ठीक है, अपने काडर को मोटिवेट करने के लिए और चुनाव के मैदान में जनता के बीच में अपनी पार्टी को पेश करने के लिए तमाम तरीके के चुनावी स्लोगन दिए जाते हैं। किंतु आप इस चर्चा के बाद भी अगर अलग से बैठेंगे तो मुझसे आप भी ये स्वीकार करेंगे, भले ही अभी ना करें, कि कांग्रेस पार्टी के इस वक्त की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। और हम नहीं इस बात को कह सकते कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है। जहां तक NDA गठबंधन की बात है, हमने पिछले 5 साल जो कार्य किया है उसके आधार पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस गति से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा एक प्रचंड प्रवाह के साथ आगे बढ़ी है, उत्तर प्रदेश के मतदाता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। क्योंकि आज का जो मतदाता है वो एस्पिरेशनल है, वो अपने जीवन के स्तर में एक सुधार चाहता है। उसे लगता है सरकार कोई भी आए, मेरे लाइफस्टाइल में, मेरे ईज ऑफ लिविंग में क्या परिवर्तन हुआ। तो आज मतदाता इन बातों की कीमत समझता है कि अगर सड़कों का नेटवर्क बनता है तो मेरे जीवन में क्या तब्दीली आएगी, या एयरपोर्ट्स बनते हैं तो मेरे जीवन में क्या तब्दीली आएगी, या कोई हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है तो उससे मुझे क्या सुविधा मिल सकती है। तो एक एस्पिरेशनल मतदाता है जो विकास को महत्व देता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, और लोकतंत्र है, तमाम दलों की उपस्थिति होती है, लेकिन बाकी सारे लोग ऑपोजिशन में बैठने के लिए चीज कही जाती है। आपने चूंकि ये कहा ना कि सरकार आप बनाने जा रही हैं, और मैं जब भी आपसे बात करता हूं ना, मुझे तीन चीज़ों में एक इंक्लूसिव अप्रोच मिलता है। मैंने चूंकि शुरुआत में कहा ना, आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं, यानी आप मानसिकता राजनेताओं की भी समझती हैं, एक पत्रकार की भी समझती होंगी। आप मानसिकता बहुत अच्छे से देश की समझती हैं, आप मानसिकता बहुत अच्छे से प्रदेश की समझती हैं, और आप तो मैनेजमेंट स्टूडेंट भी हैं भाई।
एक दिल्ली के जाने माने कॉलेज के मैनेजमेंट स्टूडेंट रह चुकी हैं आप, यानी राजनीति में मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है ना अनुप्रिया जी, तो फिर बात ये आ जाती है कि किंग मेकर कौन होगा। फिर बात ये आती है कि चुनाव तो आप जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव जिताने वाला कौन होगा। जब चुनाव जिताने वाली बात आती है तो बीजेपी को पर्दे के पीछे यह कहा जाता है कि एक शतरंज का मोहरा छोड़ा गया है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। यह मोहरा क्या करेगा यूपी में? अनुप्रिया जी सुन पा रही हैं आप मुझे? अनुप्रिया पटेल के साथ में शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितनी बातें अनुप्रिया पटेल ने की हैं उसके मुताबिक एक चीज तो समझ में आ रही है कि एनडीए की सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और हाँ, अनुप्रिया पटेल की बातों में पिछड़े और दलित जरूर आए, लेकिन हाँ धर्म नहीं आया, श्री राम नहीं आए, श्री कृष्ण नहीं आए, परशुराम नहीं आए। यानी यहां पर एक विचारों का मतभेद हम समझ सकते हैं कि अगर अलायंस पार्टनर में कोई धर्म की बात करता है तो अनुप्रिया पटेल का फोकस सिर्फ और सिर्फ जाति पर है। सियासत का सबसे बड़ा मंच सजा हुआ है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद कुछ और बड़े राजनेता, कुछ और बड़ी शख्सियत जो किंग मेकर हैं, जो गेम चेंजर हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। Presented by Signature Global, co-presented by Dr. Ortho और Sweetie Supari, powered by राकेश मसाले और कियो कार्पेन, associate sponsor स्वयं मीडिया, LIC और मुल्तानी कुका।